गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर 3 करेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग आपका मेजरमेंट ऑफ ईएमएफ ऑफ द सेल है ना, वो देखेंगे किस तरह से निकालेंगे, और साथ में जो इंडेक्स क्वेश्चन दिया हुआ है एनसीईआरटी का 3.1, 3.2, 3.3, ये तीनों करेंगे। करेक्ट, तो फिर हम स्क्रीन शेयर करते हैं, देखिए। ठीक है, ईएमएफ ऑफ द सेल मेजर करेंगे, है ना। करेक्ट, तो जैसे हम लोगों ने कंस्ट्रक्ट किया था, जैसे उसमें हम ले लेते हैं कि स्टैंडर्ड SHE है ना, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड था, तो उसका ये है ना प्लेटिनम, H2 गैस है ना, H प्लस एक्वस, ये पूरा हो गया आपका क्या SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। सॉल्ट ब्रिज लगाते हैं बीच में, है ना, और फिर जिसका निकालना होगा उसको लेंगे कॉपर 2 प्लस एक्वस फॉर्म में कॉपर, है ना। तो ये पूरा आपका क्या हो गया सेल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो हम लोग इसका निकालेंगे, है ना। तो इसको कैसे निकालेंगे हम लोग, हमें पता है कि जो ये SHE में जो भी पोटेंशियल आएगा इसका, इसको हम लोग क्या मानेंगे, जीरो मान के चलेंगे, है ना। तो फिर जो भी पूरा ईएमएफ ऑफ द सेल आएगा, है ना, ई सेल जो भी आएगा इसका, ये क्या हो जाएगा हमारा, इसके बराबर हो जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि ये जो है ये तो हमारा जीरो है। ठीक है, तो अब हाफ सेल बनाते हैं, है ना। हाफ सेल में कॉपर 2 प्लस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, है ना, क्या बन रहा है कॉपर सॉलिड। ठीक है, ये बना हमारा। तो यहाँ पर ये कौन सा हो गया, 2 प्लस से 2 इलेक्ट्रॉन गया, है ना। तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसमें जुड़ा, तो ये रिडक्शन हाफ सेल हुआ, तो यहाँ पर हम रिडक्शन हाफ सेल लिख लेंगे, है ना। उसी तरह से फिर हमारा जो है ये वाला प्लेटिनम, है ना, ठीक है, जो ये प्लेटिनम के लिए जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये तो जीरो ही हो रहा है ना। तो हमको जस्ट अगर कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, ई सेल इक्वल टू ई आर, है ना, माइनस ई एल, है ना। स्टैंडर्ड मतलब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ राइट साइड इलेक्ट्रोड, मतलब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ लेफ्ट साइड इलेक्ट्रोड। तो ये दोनों को अगर हम माइनस करेंगे तो हमारा ये सेल का पोटेंशियल आ जाएगा, ईएमएफ ऑफ द सेल, है ना। तब यहाँ पर बैठाइए, राइट साइड वाले का क्या है, जो यहाँ पर ई सेल, यहाँ पर हमको पता है कि ये जो आया था ई सेल, ये आया था आपका 0.34 वोल्ट, है ना। वोल्ट मीटर में शो किया था इसका वोल्ट इतना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सीधे बैठा सकते हैं 0.34 वोल्ट। अब ई आर राइट साइड में क्या है, यही हमको निकालना है, क्योंकि हमेशा लेफ्ट साइड में हम लोग SHE को लगाते हैं ना, लेफ्ट साइड में हमारा SHE रहेगा, है ना। तो राइट साइड में हमारा बचा ये, है ना, यही राइट साइड में है और ये लेफ्ट साइड में है। करेक्ट, तो अब ये माइनस SHE का हम लोग मान के चलते हैं जीरो। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ राइट साइड, मतलब ये कॉपर का क्या हो जाएगा हमारा 0.34, है ना, तो प्लस 0.34। ठीक है, तो ये आ गया आपका इसका कॉपर का। उसी तरह से अगर मान लेते हैं आप जिंक का निकालेंगे, ठीक है, तो जिंक का निकालेंगे तो क्या होगा, ठीक है, इसी तरह से मान लेते हैं कि अगर आप जिंक का निकालेंगे तो जिंक का क्या होगा, ये सिमिलरली, है ना, प्लेटिनम, जिसको भी लेना है लेफ्ट साइड में इसको आपको लगाना पड़ेगा, है ना, H2 गैस एक्वस सॉल्ट ब्रिज, यहाँ पर आप जिंक का लगा दीजिए, है ना, 2 प्लस एक्वस से जिंक आपने बना दिया, है ना। कितना ये शो कर रहा है वोल्ट मीटर, ये तो एक कंस्ट्रक्शन है ना, सेल कंस्ट्रक्शन, इसमें तो वोल्ट मीटर में कुछ वोल्ट शो करेगा, तो ये इतना वोल्ट आया। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर क्या होगा, आप क्या कहते हैं, ये राइट साइड में है और ये आपका कहाँ है, लेफ्ट साइड में है। ठीक है, तो आप यहाँ पर भी वही करेंगे, रिडक्शन हाफ सेल। ठीक है, रिडक्शन हाफ सेल में आपका क्या हो जाएगा, Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन आपने लिया, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ से मिला। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा आपका जिंक सॉलिड, और फिर साथ में जो है आपका यहाँ पर जो ये ये तो रिडक्शन हाफ सेल बना है ना, तो लिख दिए हैं आगे ही। ठीक है, तो रिडक्शन हाफ सेल हो गया।
अब क्या करना होगा आपको, आपको इसको जो है कैलकुलेट करना होगा कि कितना आया इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये कितना होगा, है ना। इसको कैलकुलेट करने के लिए वही सेम फॉर्मूला लगाएंगे, ई सेल इक्वल टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ राइट साइड माइनस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ लेफ्ट साइड, है ना। तो ई सेल कितना आया है आपका, -0.76 आया है ना, ये वाला वैल्यू बराबर यही निकालना है आपको, है ना। माइनस ई एल कितना है, 0, क्योंकि एस एच ई होता है, एस एच ई का कितना होता है, 0 मान के चलते हैं। तो हमारा जो ई राइट हैंड साइड का वोल्ट कितना है, -0.76, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये माइनस में आ रहा है, मतलब हाइड्रोजन से नीचे में आ रहा है, ठीक है। मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का जो चार्ट दिया हुआ है उसमें हाइड्रोजन से नीचे में आ रहा है, और जो कॉपर आ रहा था ये क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है, मतलब ये हाइड्रोजन से ऊपर आ रहा है। मतलब अगर हम यहाँ पे हाइड्रोजन का रखें तो कॉपर यहाँ पे आ रहा है और आपका जिंक यहाँ पे आ रहा है ना। मतलब जिंक 2+ से जिंक बन रहा है सॉलिड, और एक कॉपर 2+ से कॉपर सॉलिड बन रहा है ना। तो ये आपका कितना आया था, +0.34, ये 0 हम मान के चलते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल का, इसको ये कितना आया, -0.76, है ना। पूरा चार्ट आपको मिल जाएगा वहां पर, टेबल स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, है ना। हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल ही निकालते हैं, उसी में से फिर हम लोगों को अगर मान लेते हैं, अगर हमको यहाँ पर ये नहीं चाहिए, कॉपर 2+, ये जो वोल्ट दिया हुआ है ये किस चीज का दिया हुआ है, ये इस तरह का दिया हुआ है, कॉपर 2+, 2 इलेक्ट्रॉन से कॉपर सॉलिड बनने का, है ना। तो ये +34, अगर आपको चाहिए कि कॉपर से कॉपर 2+ बनाएंगे, है ना, अगर आपको चाहिए कि ये चाहिए हमको कॉपर से कॉपर 2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ये बनाएंगे, तो ये जो प्लस में है ना इसको माइनस में लिख लीजिए, है ना, यही होता है। यहाँ पे जैसे दिया हुआ है आपका जिंक 2+ से 2 इलेक्ट्रॉन डालें तो हमारा जिंक बना, है ना, कितना वोल्ट, -0.76, ठीक है। तो अब आप इसको क्या करेंगे, जिंक में जिंक को, अगर आपको जिंक 2++2 इलेक्ट्रॉन बनाना है, मतलब ये तो रिडक्शन हो गया, रिडक्शन का ये पोटेंशियल हुआ। अगर आपको ऑक्सीडेशन कराना है इसको, तो ऑक्सीडेशन कराइए, ये हो जाएगा +0.76 वोल्ट, ठीक है। बस साइन जो है यहाँ पर ये चेंज हो जाएगा, जो माइनस में था वो अब प्लस में हो जाएगा, है ना, ऑक्सीडेशन में, क्योंकि जो चार्ट दिया हुआ है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। अब इस चार्ट का मतलब हम यहाँ डिस्कस कर रहे थे कि कॉपर प्लस में आ रहा है इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, और जिंक का जो है वो नीचे में आ रहा है। तो इससे हम लोग हमेशा क्या देखेंगे कि जिंक जो है ये क्या हो जाएगा, ये आपका एक ऑक्सीडाइजिंग, ये रिड्यूसिंग एजेंट है ना, ये जिंक जो है ये बहुत अच्छा एक रिड्यूसिंग एजेंट है। मतलब ये क्या हो जाएगा, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और इसके ऊपर वाला, मतलब इस जिंक के ऊपर जितना भी है उस सारे को क्या कर सकता है, ये रिड्यूस कर सकता है ना, सबको रिड्यूस कर सकता है, करेक्ट। समझ में आ गया, मतलब जो जो भी जो ये जो चार्ट दिया हुआ है, कॉपर ऊपर में, हाइड्रोजन बीच में, जिंक नीचे में, मतलब ये जिंक के ऊपर जितना है सबको ये क्या कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है ना। मतलब ये एज ए एनोड बनेगा, जिंक एज ए एनोड बनेगा, और इसके ऊपर जितना है सबको कैथोड बना सकता है। अब अगर इस कॉपर की बात करें, तो अगर कॉपर को आपको एनोड बनाना है तो इस कॉपर के ऊपर में जितना आएगा वो सब आपका क्या बन जाएगा, उसको आप कैथोड बना सकते हैं। मतलब तब कॉपर ऑक्सीडाइज होगा जब इसके ऊपर वाला जो मेटल है उसको आप लगाएंगे, जो कि इसको रिड्यूस करे, है ना। इस चीज को ध्यान से समझिएगा, जो चार्ट दिया हुआ है एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी में जो आपका दिया हुआ है वो पूरा उस चार्ट को समझना पड़ेगा आपको, ना सिर्फ वो दे दिया है एक साइड से इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, तो यहीं पे एक टीचर की जरूरत पड़ती है कि कैसे इसको डिकोड करें, है ना। मतलब सिंपल सा ये है कि कोई भी एलिमेंट को आप वहां पर पकड़ लीजिए, है ना। मान लेते हैं कि आपने ये जिंक वाला ही पकड़ा वहां पे, है ना, तो जिंक के ऊपर में कम से कम नहीं हो तो आपको 25 से 30 एलिमेंट्स दिखेगा, है ना। तो जो जिंक के ऊपर में जितने सारे आपको दिख रहा है वो सब का आप कैथोड बना सकते हैं। मतलब अगर आपको जिंक को ऑक्सीडाइज करना है ना, तो इसके ऊपर वाला को आपको कैथोड बनाना पड़ेगा, ठीक है। अगर जिंक के नीचे वाले को आपने कैथोड बनाया तो फिर जिंक ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, जो इसके नीचे में है वो ऑक्सीडाइज करेगा, है ना। मतलब उसका ऑक्सीडेशन होगा और जिंक तब फिर क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो समझ में आ गया। उसी तरह से जैसे ये हाइड्रोजन के ऊपर वाला जो भी, जैसे मान लेते हैं ये कॉपर को ले लेते हैं, तो कॉपर के ऊपर में जो है सब क्या होगा, कैथोड बनेगा, है ना, कॉपर एनोड बनेगा। मतलब कॉपर तभी ऑक्सीडाइज करेगा, मतलब ऑक्सीडेशन कॉपर का तभी होगा जब इसके ऊपर में जो है, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, है ना, आयरन, ठीक है, ये सब कुछ जब लगाएंगे आप इलेक्ट्रोड के रूप में कैथोड में, तब कॉपर आपका क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा, करेक्ट, ठीक है।
तो हम जब इंडेक्स क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। अब देखिए एक चीज़, आपको रिडक्शन हाफ सेल मतलब जिंक इस रिएक्शन का मिल गया, क्या पोटेंशियल है ना। आपको कॉपर वाला भी मिल गया, ये वाला भी मिल गया आपको कि क्या पोटेंशियल है। हाँ, ये वैल्यू भी मिल गया, ठीक है, इस रिएक्शन का। अब क्या करेंगे, अब मान लेते हैं कि कॉपर और जिंक का ही सेल हमने बनाया, तो ठीक है, तो कॉपर और जिंक का सेल बनाया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, जब इस दोनों को हम अगर जोड़ेंगे तो ये जिंक सॉलिड है ना, से Zn2 प्लस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ठीक है। फिर कॉपर 2 प्लस एक्वस में 2 इलेक्ट्रॉन दिया हमने, तो ये कॉपर सॉलिड बना, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया आपका रिडक्शन हाफ सेल, समझ में आ गया ये, ठीक है ना। अब जो है ये बनेगा आपका क्या, इसको आप देखिए, ये और ये काट दिया आपने, तो सिंपल, ये बहुत पहले से देखते आ रहे हैं कि ये हम कर रहे हैं, है ना, एक्वस, ठीक है, से Zn2 प्लस एक्वस प्लस ये बन गया, ठीक है। अब ईएमएफ ऑफ सेल निकालना होगा ना, अब इसका ईएमएफ ऑफ सेल इंडिविजुअल तो निकाले थे, हमें पता चल गया कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से ईएमएफ ऑफ सेल निकालेंगे, है ना। तो सेल क्या होगा हमारा, तो ये कॉपर 2 प्लस से कॉपर सॉलिड है ना एक्वस, ठीक है, माइनस ये Zn2 प्लस एक्वस से Zn सॉलिड, ठीक है। तो हमेशा ये दिमाग में रखेंगे, यहाँ हो रहा है ये रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप जोड़ रहे हैं क्या, ई राइट से ई लेफ्ट, यहाँ पर ई राइट से ई लेफ्ट को माइनस कर रहे हैं, है ना। तो माइनस कर रहे हैं, तो जब भी आप माइनस करेंगे, जैसे यही यहाँ पर एक थोड़ा सा कंफ्यूजन है, मैंने बोला जब सॉल्व करेंगे तभी समझ में आएगा। यहाँ पर क्या दिया हुआ आपको कंफ्यूजन होगा कि रिएक्शन में कहीं भी आपने यूज नहीं किया है Zn2 प्लस, मतलब जो रिएक्शन है यहाँ जो दिखाया है ये आपका रिडक्शन दिखाया है, यहाँ भी जो दिखाया है यहाँ भी रिडक्शन दिखाया है, ठीक है। लेकिन यहाँ एक पे जो जिंक पे हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। लेकिन जो ये इक्वेशन ईएमएफ ऑफ सेल कैलकुलेट कर रहे हैं, यहाँ पे कहीं भी मेंशन है कि एक मतलब जो राइट हैंड साइड जो लिखा हुआ है वो रिडक्शन बोल देते हैं, और जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो ऑक्सीडेशन। एक्चुअली जो हो रहा है ना, लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, राइट हैंड साइड में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि ये हमारा क्या है, कॉपर जो है हमारा वो कैथोड, और ये क्या है हमारा एनोड का रूप में काम कर रहा है। कंफ्यूज नहीं होना है ना, क्लियर कर देता हूँ, जो मतलब कि मैंने एक लिखा था ना इक्वेशन, ई ऑक्सीडेशन प्लस ई रिडक्शन, तो क्यों लिखा था मैंने वो यहाँ पर मैं बता दूंगा आपको। जो वो इक्वेशन है उसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन आपको सीखना दोनों है, ठीक है। तो ई सेल जब निकालेंगे इस फॉर्मूला से, जब तभी आप यहाँ पर कोई भी ऑक्सीडेशन माइनस रिडक्शन नहीं लिखेंगे, ई राइट ई लेफ्ट लिखेंगे, और दोनों इक्वेशन को जैसा कि आपका बुक में दिया हुआ है, मतलब एनसीईआरटी के जो चार्ट में स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया है, तो दोनों को आपको ऐसे ही सजाना पड़ेगा। जैसे कॉपर 2 प्लस मतलब रिडक्शन होते हुए सजाना होगा, यहाँ भी क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, यहाँ भी रिडक्शन ही हो रहा है ना, दोनों में रिडक्शन ही हो रहा है, उसी तरह से सजाना होगा, तभी आपको वो चार्ट से वैल्यू मिलेगा। अगर आप ऑक्सीडेशन लिखेंगे तब फिर ये काम नहीं करेगा, है ना। तो दोनों रिडक्शन आपने लिखा, तो अब देखिए यहाँ पर तो क्या हो रहा है, यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इसका वैल्यू कितना था, -0.76 वोल्ट। ये ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये माइनस नहीं होगा, यहाँ पर Zn से Zn2 प्लस जब बनेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आएगा ये, ठीक है। और यहाँ पे जो हो रहा है कॉपर 2 प्लस से जो रिडक्शन हो रहा था, ये तो 0.34 वोल्ट हमारा है ही। यहाँ पर राइट का जो वैल्यू है कॉपर वाला ये बैठा देते हैं, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, प्लस 0.34 वोल्ट, है ना। अभी यहाँ पर हम बताएंगे माइनस, है ना, और ये ऑक्सीडेशन जब होगा तब प्लस में रहेगा, है ना, क्योंकि आपने जो यहाँ निकाला है, यहाँ देखिए आपने क्या लिखा है, यहाँ पर आपने रिडक्शन, ये कौन सा हो गया, रिडक्शन हाफ सेल, मतलब Zn2 प्लस से Zn बन रहा है तब माइनस में आया था, है ना। लेकिन जब आप इसको रिवर्स करेंगे, है ना, जो कि यहाँ पे आपने किया, Zn से Zn2 प्लस इलेक्ट्रॉन किया तो ये प्लस हो रहा है, जो कि यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो ये ऐसा दिया हुआ है, लेकिन आपका जो फॉर्मूला में क्या दिया हुआ है, रिडक्शन वाला दिया हुआ है, तो आपको वैल्यू कौन सा चाहिए, ये वाला चाहिए,
है ना, क्योंकि इस इक्वेशन के अनुसार से ये वैल्यू है, तो आपको माइनस में वैल्यू चाहिए, तो माइनस 0.76 वोल्ट। अगर नहीं समझ में आया होगा तो फिर पूछिएगा आप हमसे, है ना। तो ये प्लस 0.34 वोल्ट प्लस 0.76 वोल्ट, दोनों को जोड़ेंगे तो आप 10 7 है ना 11, तो ये हो गया 1.1 वोल्ट, है ना। तो ये आंसर आ गया। इसी को मैं जो दूसरा आपका था उसके द्वारा बना रहा हूं मैं, ठीक है। तो ईएमएफ ऑफ सेल, है ना, जो कि आपका ई सेल था। तो यहां पर देखिए क्या था, ई ऑक्सीडेशन प्लस ई रिडक्शन, है ना। तो यहां पर देखिए ई ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, जिंक वाला का हो रहा है ना। मतलब कि यहां पर हम लिख देते हैं Zn, ठीक है, प्लस रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पे रिडक्शन में क्या था, कॉपर 2 प्लस एक्वस से कॉपर सॉलिड। अब बैठा दीजिए, ये मान जहां पर आ रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है ना। तो ये ऑक्सीडेशन यहाँ भी हो रहा है, यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन का क्या वैल्यू है, प्लस 0.76, बैठा दीजिए प्लस 0.76 प्लस यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन, है ना। तो सेकंड वाले रिएक्शन में रिडक्शन ही हो रहा था, है ना, रिडक्शन हाफ सेल। तो यहाँ पर क्या है, प्लस 0.34, होना कुछ नहीं है, तो प्लस और प्लस एक ही चीज है, तो 0.34, दोनों को जोड़िए 1.1 वोल्ट आ गया आंसर, है ना। तो इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन फिर भी जो आपको अच्छा लग रहा है उसी से आप बना सकते हैं, दोनों सही है ना, गलत कुछ भी नहीं है। बस ये दिमाग में रखना है कि जब आप इस फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं तो ना ही कहीं ऑक्सीडेशन ना ही कहीं रिडक्शन देना है, इस इक्वेशन से इसको कोई मतलब नहीं रह जाता है। आपको दोनों को एक ही फॉर्म में लाना होगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में, दोनों को, ठीक है। उसी तरह से जब आप इस फॉर्म में रखेंगे तो जैसा ऑक्सीडेशन में है वैसे ऑक्सीडेशन में रखेंगे, और जैसा रिडक्शन में है वैसे रिडक्शन में रखेंगे, ठीक है। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो चार्ट दिया हुआ है ना, उसको कैसे देखें, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, आपके पास अगर एनसीईआरटी बुक होगा तो आप देखेंगे एक टेबल 3.1, है ना, चाहे हिंदी हो या इंग्लिश हो, ये टेबल आपको जरूर मिलेगा, टेबल 3.1, है ना। तो इस टेबल में देखिए दिया हुआ है पूरा आपका एक चार्ट, है ना। अगर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ग्रेटर देन, है ना, ध्यान से इसको देखिएगा, ग्रेटर देन जीरो, है ना, ग्रेटर देन जीरो, देन इट्स रिड्यूस्ड फॉर्म इज मोर स्टेबल, है ना, जीरो, देन इट्स reduced form is more stable। समझ में आ गया, इसका मतलब क्या है, जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो दिया हुआ है वो अगर ज्यादा है जीरो से, देन इट्स रिड्यूस फॉर्म इज मोर स्टेबल, मतलब उसका रिड्यूस फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगा। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर ये हाइड्रोजन है ना, इसका जीरो है। अब जीरो से ज्यादा कौन, जो भी पॉजिटिव वैल्यूज होगा, जैसे इसके ऊपर कॉपर है ना, नीचे में इसका क्या है, जिंक है, तो ये आपका माइनस में है, ठीक है। तो क्या है, पहला पॉइंट क्या कह रहा है, उस बुक में भी आप देखेंगे हाइड्रोजन बीच में आपको मिलेगा, है ना, 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन से हाइड्रोजन गैस बनाएगा, उसका वो जीरो माना है ना। तो क्योंकि वही SHE है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड हाइड्रोजन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाइड्रोजन का है ना। तो ये जैसे ही इसके ऊपर वाला जो भी है ना, मतलब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ग्रेटर देन जीरो, मतलब जो भी हाइड्रोजन के ऊपर में जितने भी रिएक्शंस दिए हुए हैं, ठीक है, वो सब क्या करेगा, वो अपना रिड्यूस फॉर्म में रहना ज्यादा पसंद करेगा, करेक्ट, वो अपना रिड्यूस फॉर्म में रहना ज्यादा पसंद करेगा, और जो इसके नीचे में है ये ऑक्सीडाइज फॉर्म में रहना ज्यादा पसंद करेगा। इसीलिए जो जिंक है इसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, और कॉपर का क्या होता है, रिडक्शन होता है, जो आपने सेल बनाया उसमें, है ना। तो जो हाइड्रोजन से नीचे है उसका ऑक्सीडेशन होता है, जो हाइड्रोजन से ऊपर है उसका क्या होता है, रिडक्शन होता है, क्योंकि वो उसी स्टेट में रहना ज्यादा पसंद करता है, ठीक है। तो समझ में आ गया। तो ऊपर जो है ये रिड्यूस फॉर्म में रहना चाहता है, ज्यादा स्टेबल है, और जो नीचे में है ये ऑक्सीडाइज फॉर्म में
ज्यादा स्टेबल फील करता है। अब ऐसा नहीं है कि इसके नीचे सारा का ऑक्सीडेशन होता है। जिंक के, अब देखिए फिर जिंक के मतलब हर किसी के, मतलब जिंक के जो नीचे में है ये ऑक्सीडाइज फॉर्म में रहना चाहेगा, तब जिंक रेड्यूस फॉर्म में रहना चाहेगा। मतलब आप इलेक्ट्रोड किस किस मेटल का लेके बना रहे हैं ना। जो जिंक के नीचे है, सपोज कि आपने एल्युमिनियम लिया है ना, एल्युमिनियम का इलेक्ट्रोड लिया और उधर जिंक है, तो क्या होगा, एल्युमिनियम का क्या करेगा, ये आपका फिर ये ऑक्सीडाइज होगा एल्युमिनियम, और आपका जिंक को क्या बना देगा, ये रिड्यूस फॉर्म में ज्यादा स्टेबल होगा, है ना। तो कैसा इलेक्ट्रोड आप लेते हैं उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसको इसी तरह से देखेंगे। उसके बाद अब इंटेक्स क्वेश्चन को देखते हैं फटाक से, कम से कम एक क्वेश्चन तो देख लेते हैं। सो 3.1 में पूछ रहा है इंटेक्स क्वेश्चन, ठीक है, एनसीईआरटी में। हाउ वुड यू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ दिस सिस्टम, है ना। एक सिस्टम दिया हुआ है ये, है ना, Mg2+ से Mg दिया हुआ है ना, ये दिया हुआ है, और आपसे पूछ रहा है कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इस सिस्टम का कैसे निकालेंगे, मतलब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपका हाइड्रोजन का। अब सिंपल इसका तो नहीं निकाल सकते, इसको तो किसी के साथ कनेक्ट करना होगा जो कि आप जानते हैं, है ना। तो इसको आप क्या करेंगे, जो ये एक्वस सॉल्यूशन लेंगे, है ना, एक्वस सॉल्यूशन जो आप लेंगे, ठीक है, तो क्या लेंगे एक्वस सॉल्यूशन, MgSO4, तो ये लेंगे 1 मोलर, है ना। ये 1 मोलर आपने लिया, इसमें आपने क्या किया, Mg इलेक्ट्रोड, है ना, मैग्नीशियम इलेक्ट्रोड को डिप किया, है ना। मैग्नीशियम इलेक्ट्रोड को डिप किया MgSO4 में, है ना, कितना, तो 1 मोलर, है ना। तो स्टैंडर्ड लिखा हुआ है तो 1 मोलर आपको मेंशन करना होगा, ठीक है। और दूसरा इलेक्ट्रोड आपको क्या लेना होगा, SHE, इसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, है ना, क्योंकि जब तक इसके साथ कंबाइन नहीं करेंगे हम लोग इसको ये नहीं कर सकते। अब जो है इसको हम कनेक्ट कर देंगे, है ना। तो इसको हम लोग हमेशा क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं, इसको राइट हैंड साइड में। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अभी भूल जाइए, इसको कनेक्ट कर दिए हम, ठीक है। जैसे इसको कनेक्ट कर दिए, सॉल्ट ब्रिज भी लगाएं, ठीक है। तो ये मतलब इस चीज को, इस कंस्ट्रक्शन को समझाने के लिए अगर हम इस तरह से लिखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है ना, Mg2+, ठीक है, H+, एक्वस, H2, गैस, प्लेटिनम, ठीक है। इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि सेल रिप्रेजेंटेशन है, कि यहाँ पर एक सॉल्ट ब्रिज है, ठीक है, सॉल्ट ब्रिज है। उसके बाद फिर क्या है, यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, वो कहाँ से हो रहा है, मैग्नीशियम इलेक्ट्रोड से हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की ओर जा रहा है ना, मैग्नीशियम इलेक्ट्रोड से हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की ओर जा रहा है। जब आप इसको कनेक्ट करेंगे तो आप क्या देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो यहाँ से फ्लो हो रहा है, तो फिर करंट का फ्लो इधर से इधर होगा, है ना। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो जिधर से जिधर होता है, एक दिमाग में रखिएगा, उसी का ऑक्सीडेशन होता है, क्योंकि यहाँ ऑक्सीडेशन होगा, ये जो है Mg2+ के रूप में आएगा, Mg से Mg2+ के रूप में आएगा, तभी ये इलेक्ट्रॉन निकल करके उधर जाएगा। तो जहां पर ये हो रहा है उस जगह पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो हमने वही किया है, Mg से Mg2+ किया है, ठीक है, और इसका रिडक्शन होगा। तो ये तो जीरो है हमारा। अब पूरे सेल का हमको क्या होगा, अब पूरे सेल का तो एक ईएमएफ मिलेगा ना, ई सेल मिलेगा। तो ई सेल जो मिलेगा उसको हम लोग जब इक्वल करेंगे तो किसके साथ करेंगे, ई जैसा भी आपको करना है, ई राइट माइनस ई लेफ्ट। तो अब जो है ई सेल का मान जो भी एक्स वाई जेड, ई एल तो आपका जीरो होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ई राइट का मान ही हो जाएगा ई सेल। जो भी ई राइट का मान, मतलब जो भी ई सेल का मान होगा वही ई राइट, मतलब इस सेल का होगा। तो यहाँ मैग्नीशियम का क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो समझ में आ रहा है, ऐसे इस क्वेश्चन का आंसर देना है। पहले आपको जैसे ही ये दे दिया जाए, सिंपल आप करेंगे, MgSO4 में हम लोग मैग्नीशियम को डिसॉल्व करेंगे, मैग्नीशियम को एज ए इलेक्ट्रोड लेंगे, MgSO4 में डिसॉल्व करेंगे, और फिर जो है इसको SHE के साथ कनेक्ट करेंगे। और फिर आपको ये चार्ट में दिमाग में रखना होगा कि हो क्या रहा है, मैग्नीशियम है कहाँ पर, है ना। तो जब आप देखेंगे मैग्नीशियम कहाँ है, यहाँ हाइड्रोजन है, मैग्नीशियम नीचे में है, तो नीचे में है तो ये तो नेगेटिव में रहेगा, ये जीरो में होगा। और जब इसके ऊपर वाला को ये क्या करता है, रिड्यूस फॉर्म में ज्यादा रहना पसंद करता है ना, और ये ऑक्सीडाइज फॉर्म में। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन होगा, इसका रिडक्शन होगा, तो वही हुआ यहाँ पे, वही चीज हमने किया, इसका ऑक्सीडेशन किया, इसका रिडक्शन।
अब देखिए जो ये मैग्नीशियम का रिडक्शन पोटेंशियल है वो है आपका, है ना, ये वाला जो रिएक्शन है Mg2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू Mg सॉलिड, ये कितना दिया हुआ है -2.36 वोल्ट। तब इसका ई सेल बराबर क्या हो जाएगा, ई आर बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा +2.36 वोल्ट, है ना। समझ में आया क्यों होगा +2.36 वोल्ट, क्योंकि यहाँ दिया हुआ है रिडक्शन पोटेंशियल, है ना, माइनस में, करेक्ट। लेकिन यहाँ हो क्या रहा है आपका, यहाँ पे हो रहा है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये +2.36 वोल्ट आपका आंसर होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ वो पूछ नहीं रहा है वैल्यू, वो सिर्फ पूछ रहा है कि कैसे आप डिटरमाइन करेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ दिस सिस्टम, इस सिस्टम का इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे आप डिटरमाइन करेंगे। तो सिंपल है, हम MgSO4 लेंगे सॉल्वेंट, मतलब सॉल्यूशन 1 मोलर, क्योंकि स्टैंडर्ड लिखा हुआ, स्टैंडर्ड नहीं लिखा हुआ था तो आपको ये मेंशन करने की जरूरत नहीं थी। उसके बाद मैग्नीशियम इलेक्ट्रोड को उसमें डिप करेंगे, SHE के साथ कनेक्ट करेंगे, और फिर हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन किधर से किधर, हम ऐसे भी नहीं बताएंगे किधर से, हम कैसे पता किए कि इधर से इधर जाएगा, हम जो NCERT का जो इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है वो देख करके हम पता किए, है ना। जब बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद हो जाएगा, लेकिन आपको यहाँ वो नहीं चाहिए, आप सीधे कह सकते हैं यहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन अगर मैग्नीशियम इलेक्ट्रोड से SHE की ओर जा रहा है, इसका मतलब मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज हो रहा है ना। अगर इलेक्ट्रॉन इन हो रहा है ना, SHE से इन हो रहा है मैग्नीशियम में, तो हम कहेंगे मैग्नीशियम क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो ये इस तरह से देंगे, अगर मैग्नीशियम रिड्यूस हो रहा है तो ये जो इसका जो वैल्यू है ये आपका हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से ऊपर रहेगा। अगर ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, मतलब अगर इलेक्ट्रॉन यहीं से निकल के जा रहा है, तो ये क्या रहेगा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से नीचे में रहेगा, ठीक है। तो इतना मेंशन करना, ये आंसर हो जाएगा। मैं ये आंसर को लिख करके आपको जो है नोट्स बना करके दे दूंगा, है ना। लेकिन ज्यादा अच्छा है कि जब आप उसको समझेंगे, ठीक है। अब जो बचा है इंटेक्स क्वेश्चन 3.2 एंड 3.3, खुद से ट्राई कीजिए इसको, नहीं बनेगा तो हम नेक्स्ट क्लास में बना देंगे।